लिखने का मुझे हर साल एक अवार्ड मिलता था, 6 से 7 साल वो मिला मुझे। आधे लोग थे जो मेरे इसमें यानी फेवर में नहीं थे, लेकिन मेरे घर के जो लोग हैं उनको ऐसा कहना था कि नहीं ये जाएगा। बहुत ही अच्छे कैलीग्राफर है, मैंने उनके जैसा परफेक्शनिस्ट आज तक नहीं देखा है। तो उन्होंने जो हार्ड वर्क करके लिया तो उसका फ़ायदा मुझे अभी भी होता है। Article, art, culture, tradition. Hi, this is VJ Disha and welcome you all to a very fresh episode of Article Magazine, जहां हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकारों से जिनकी आर्टिस्टिक वैल्यूज और जिनके आर्ट से हर कोई दंग रह जाता है। आज ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ, जिनसे हम जानेंगे ढेर सारी चीजें और करेंगे उनसे ढेर सारी बातें। आर्टिकल मैगजीन के जरिए हम हमेशा ही आपको ऐसे कुछ चुनिंदा कलाकारों से मिलाते हैं जिनकी कलाकारी हर किसी को दंग कर देती है। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनकी हस्तकला में कुछ ऐसा जादू है कि जिनकी हैंडराइटिंग देखकर ही हर कोई दंग रह जाता है। और ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है जिनका नाम है राजीव चौधरी सर, और अक्षरायन कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट के ये फाउंडर है। और बहुत ही एक अच्छी पहल इनके द्वारा शुरू की गई है। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और एक बहुत ही ना लेमैन सवाल है मेरे दिल में जो सबसे पहले आया कि क्या कभी बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी टीचर ने आपको एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंडराइटिंग ऐसा पेपर में कभी दे दिया? बहुत कम बार, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। जी, एक आधे बार। मतलब बचपन से हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी? जी, बहुत अच्छी थी हैंडराइटिंग मेरी। शुरू से ही हैंडराइटिंग के लिए ही मैं यानी फेमस था। मेरे स्कूल में सबसे अच्छी हैंडराइटिंग है राजीव चौधरी। अच्छा, मतलब पूरे स्कूल में? हाँ जी, जी। तो ऐसा कभी होता था कि लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाने के लिए आपके पास? हाँ, बिल्कुल। अभी तक अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं। मतलब हैंडराइटिंग का आपके गैर जी, ऐसा ही होता है। अब थोड़ा सा ये तो जोक्स का साइड था, जोक्स अपार्ट एंड ऑल। कहते हैं कि सितारों को कभी जरूरत नहीं होती उनकी पहचान की, वो हमेशा उनका नूर ही इतना फैला होता है कि उनकी पहचान की कोई जरूरत नहीं होती है। पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आपकी कहानी आप ही की जुबानी थोड़ा बताएं। शुरू से ऐसा था कि मेरा नेटिव प्लेस है वरुड़, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है। तो और मेरी फैमिली फार्मर, यानी मेरे पिताजी फार्मर थे। तो एक छोटे से स्कूल में मैं था। एकदम शुरुआत की बात है, मतलब मुझे याद है जहाँ से 5वीं और 6वीं में जब मैं था, तो स्कूल जब छूटता था तो मैंने घर आते आते एक पेंटिंग का दुकान था। तो पेंटर पेंटिंग करता था। उस ज़माने में साइन बोर्ड का यानी ज़माना था, तो साइन बोर्ड हाथ से लिखते थे। तो साइन बोर्ड लिखते थे वहाँ पे, तो मैं घंटों वहाँ पे बैठा करता था। वो कैसे लिखते हैं, ब्रश से कैसे करता है, वो पट्टी रहती है एक स्पेशली, उस पर हाथ रख के वो लिखते हैं। ये सब लिखने की कला से मैं इतना मतलब मैंने खुश होता था, मुझे वो अच्छा लगता था, लेकिन समझ में आता नहीं है लिखते कैसे है। तो धीरे धीरे करते करते फिर जैसे जैसे मुझे समझ में आया, तो घर में मैं प्रैक्टिस करने लगा। मेरे जो कॉपीज़ का पिछला साइड रहता है उस वहाँ पे मैं पेन से करता था, कुछ ब्रश से करता था। तो ऐसे करते करते मेरा एक शौक थोड़ा डेवलप हो गया। मतलब ऐसा होता है ना कि शौक तो अपनी जगह पे, आपको इसे पूरा प्रोफेशन के तौर पर? प्रोफेशन तो बहुत बाद में आया, लेकिन मेरी जो शुरुआत हो गई फिर बाद में। मेरे स्कूल में एक निशान करके एक मैगजीन निकलता था जो हैंड रिटन करते थे हर साल। तो उसका कम से कम 5-6 साल मैंने हाथ से ही किया। तो मेरे ही हाथ से होता था वो। वो मैगजीन ऐसा था कि उसमें कुछ जो पिक्चर्स थे मेरे फ्रेंड करते थे, जो पेंटिंग्स वगैरह करते थे, लेकिन लिखता मैं ही था। और मेरे
तो वो लिखने का मुझे हर साल एक अवार्ड मिलता था। अच्छा। 6 से 7 साल वो मिला मुझे। तो ऐसे करते करते मुझे फिर मेरे जो ड्राइंग टीचर थे उनको पता चला कि ये लड़का कुछ इसी में डिवोटेड है, तो इनको इसी लाइन में भेजना चाहिए, ना ही किसी और लाइन में। तो करते करते फिर वो ड्राइंग कॉलेज चित्रकला महाविद्यालय के बारे में मुझे उन्होंने बताया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने 10वीं के बाद मैंने, तब उस वक्त की बात है ये, 10th आफ्टर 10th है होता था। तो 10वीं ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैंने चित्रकला महाविद्यालय नागपुर में एडमिशन्स लिया फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन हमारे कॉमन रहता है। और फिर बाद में उसमें स्ट्रीम्स आती है, तो आपको ड्राइंग पेंटिंग करना है, कमर्शियल आर्टिस्ट बनना है कि फोटोग्राफर बनना है, ऐसा है। और फिर आप पुणे भी गए? हाँ, उसके बाद में भी पुणे गया। एक्चुअली फाउंडेशन के बाद फिर मुझे अमरावती कॉलेज में मैं गया, 2 साल वहाँ पे किया चित्रकला में। उसके बाद में 2 साल के लिए हम पुणे शिफ्ट हुए वहाँ से। सर ये भी मैंने सुना है कि जब आपने अमरावती में एडमिशन लिया था तब 6 ही स्टूडेंट्स थे आप? 6 ही स्टूडेंट था। जी। अच्छा टाइम आपने वहाँ पे बिताया? बिल्कुल 2 साल हमारे इतने अच्छे गए। हमारे सर क्लास टीचर थे मिस्टर विजय देशमुख, जो कि खुद कैलीग्राफर थे। बहुत ही अच्छे कैलीग्राफर है। मैंने उनके जैसा परफेक्शनिस्ट आज तक नहीं देखा है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, मतलब हमारे जो स्टूडेंट थे 6 जने, उसमें से 4 जने की हम स्पेशलाइजेशन कैलीग्राफी थी, टाइपोग्राफी थी। वो उनके एजेंसी में हम पार्ट टाइम काम भी करते थे। और दिन भर कॉलेज रहता था और सुबह से शाम से 6 से रात को 10 बजे तक हम उनके एजेंसी में काम करते थे। तो मतलब यहाँ से चीजें शुरू? हाँ, वो एक जर्नी शुरू हो गई हमारी। तो उन्होंने जो हार्ड वर्क करके लिया तो उसका फायदा मुझे अभी भी होता है। परफेक्शन हर चीज में। जी, बहुत अच्छे से डेडिकेशन, बहुत अच्छे से। जी। और फिर पुणे के सफर के बारे में किस तरीके से बताएंगे? पुणे का सफ़र ऐसा हुआ कि हम 6 जने वहाँ पे हमको शिफ्ट किया गया। तो फिर अभिनव कला महाविद्यालय पुणे पाषाण में था हमारा कॉलेज। कॉलेज का लोकेशन और जो ओवरऑल व्यू होता है वो इतना सुंदर था, जो कि एक नेचुरल ब्यूटी रहता है। आउट ऑफ पुणे 22 किलोमीटर 21 ऐसा समथिंग था। वो बाहर था एकदम, जो एक लैंडमार्क बोलते उसको, ऐसे पूरी ग्रीनरी थी। और वो कॉलेज का एक माहौल ही अलग था वहाँ पे भी। और लकीली ऐसा हो गया कि वहाँ पे 49 स्टूडेंट थे मेरे क्लास में। तो 49 में से हम टाइपोग्राफी के सिर्फ 8 जने थे, सिर्फ 7 से 8। तो उनमें से मैं आखिरी तक टॉप में ही रहा। वहाँ पे भी टॉप पे रहा। जी। हमेशा टॉप। जी। आपने टाइपोग्राफी का जिक्र किया। टाइपोग्राफी, ये कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले ये फिल्म में टाइपोग्राफी को ध्यान में दिया जाता है। टाइपोग्राफी मेन है, कैलीग्राफी सेकेंडरी है। टाइपोग्राफी मतलब ऐसा है कि जैसे कि आपका एक आधा कोई प्रोडक्ट है, तो उसका एक लोगो रहता है जो उसको ब्रांड नेम कहते हैं। तो ब्रांड नेम जो डिज़ाइन करते हैं, तो पर्टिकुलर एक टाइप फेस रहता है जो आर्टिस्टिक क्रिएट करता है। तो वो जो फॉन्ट रहता है और जो क्रिएट करने की जो प्रोसेस है उसको टाइपोग्राफी कहते हैं। ताकि फिर वो ब्रांड नेम आपका फेमस हो जाए। ऐसा है। और दूसरा ऑप्शन है कैलीग्राफी, जो बहुत ही सुंदर तरीके, आपको अगर कुछ एक आधी कविता है, कुछ आपको थॉट्स है आपका, तो कैलीग्राफी में कैसे लिखा जाए, तो उसकी जो स्टाइल है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। इसमें थोड़े रूल्स कम होते हैं, टाइपोग्राफी में रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो परफेक्शन है, मतलब वो डिजिटल भी आजकल करते हैं। और कैलीग्राफी में कैसा, आप कुछ भी कैसे भी स्ट्रोक्स वगैरह आप अपने हिसाब से हाँ ये कर सकते हैं। इसमें रूल्स थोड़े कम रहते हैं कंपैरेटिवली। सर, आपसे ये जानना चाहती थी कि टाइपोग्राफी और ये कैलीग्राफी हमारे भारत में कब आए, कैसे आए और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले हम कैलीग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे। ग्रीक में एक शब्द है कैलीग्राफिया, मतलब सुंदर अक्षर। इस तरह कैलीग्राफिया पर से कैलीग्राफी हुआ है। 6वें से 8वें शतक में रोमन कैलीग्राफी का उदय हुआ। उसके बाद 1150 से 1400 के बीच गॉथिक यानी ब्लैक लेटर्स का उदय हुआ। बाद में चाइना में उसका धीरे धीरे प्रसार हुआ है। हमारे भारत में तो इससे भी प्राचीन परंपरा है। देवनागरी लिखने के लिए हमारे पूर्वज भुर्जपत्र, ताड़पत्र जैसे वस्तुओं पर बोरू से पंछियों के पर से लिखते थे। उसके बाद धीरे धीरे ग्रीक, रोमन, गॉथिक फॉन्ट्स डेवलप होने पर टाइप फाउंड्री से टाइपोग्राफी का उदय हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट
मेरे दोनों भी फेवरेट दोनों भी? है, दोनों भी फेवरेट है, क्योंकि टाइपोग्राफी में मैं मेरिट हूँ। जी जी। जैसे पुणे तक तो ये आपने सफर बताया, जी, बट जी। फिर नागपुर कैसे, क्योंकि आप पुणे में भी सेटल हो सकते थे, जी, वहाँ जी, भी चीजें बिल्कुल, कर सकते थे। बिल्कुल, पर बिल्कुल। फिर नागपुर कैसे? नागपुर ऐसे कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मुझे आना पड़ा यहाँ पे, तो लेकिन ठीक है, घर के पास में भी मतलब मैंने मुझे रहना था, तो फिर नागपुर हमने चॉइस किया। मेरा एक फ्रेंड संजय करके और मैं यहाँ पे 1 जनवरी 93 को यहाँ पे शिफ्ट हुए। फिर हमने थोड़ा सा काम ढूंढने की कोशिश किया यहाँ पे, हम किसी को जानते नहीं, नागपुर हमारे लिए एकदम नया था। अच्छा। तो थोड़ा वर्क ढूंढते ढूंढते फिर हम हमारा फ्रीलांस भी काम करते थे, और फिर बाद में ऐसे लगने लगा कि चलो एक एड एजेंसी में जॉब करना चाहें। तो फिर मैंने शेल्स एडवर्टाइजिंग, नागपुर की लीडिंग एडवर्टाइजिंग है, वहाँ पे फिर जॉब किया 1 साल। उसके बाद में फिर महिंद्र एडवर्टाइजिंग, ऐसे करते करते लैमोर एडवर्टाइजिंग, ऐसे करते करते मेरा एडवर्टाइजिंग में मुझे एंट्री मिल गई है नागपुर में। बहुत सारे एड एजेंसी में मैंने काम किया है। फिर 2002 में ऐसा लगने लगा कि अभी बहुत हो गया, अभी एड एजेंसी काम थोड़ा सा एक रूटीन था। हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा क्रिएटिव करना नहीं है, जो है वही है। तो फिर 2002 में फिर मैंने मेरा खुद का आरकी क्रिएशंस करके एड एजेंसी शुरू किया है। एड एजेंसी अभी तक भी चल रही है अच्छा से, हमारे पास अच्छे क्लाइंट है। मैंने, मेरा लक ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट मिले, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया काम करने का। और फिर 2017 में मुझे अक्षरायन करके, अक्षरायन स्कूल ऑफ कैलीग्राफी करके हमने एक स्कूल की शुरुआत किया है। मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता देना चाहती हूँ कि जब भी कैलीग्राफी का नाम आता है तो सबसे पहले सर का नाम और साथ में अक्षरायन का नाम आता है, वो जुड़ा ही हुआ है कहीं ना कहीं। और ये कैसे, मतलब इसकी जो जर्नी थी उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, जब आरके क्रिएशंस काम हम करते थे, तो हमारा एक ग्रुप था 2017 में, मतलब उसके पहले की बात है ये, जब हमारे एक अच्छे क्लाइंट है मिस्टर गुरदीप सिंह, लेक्सस इंडस्ट्रीज़ के मालिक है, उनका एक फैब्रिकेशन वर्कशॉप है। तो वो वहाँ पे मैं जाता था, क्योंकि उनके लिए मैं काफ़ी काम करता हूँ। वो नेम प्लेट्स वगैरह की काम काफ़ी करते हैं और फर्नीचर की भी काम करते हैं। तो उनका ऐसा कहना था कि राजू कि तेरा ओरिजिन तू बाहर निकाल, अब ये बहुत हो गया डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, ये तो सभी करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना एक जो ओरिजिनल है वो बाहर निकालना चाहिए। फिर मेरी वाइफ सरोज, उसका भी एक ऐसा कहना था। मेरा एक संजू फ्रेंड है, संजय वानखड़े, उन्होंने भी मुझे काफ़ी फोर्स किया। तो ऐसे करते करते फिर मैं सोचने लगा कि नहीं, अभी बहुत हो गया, काम करना चाहिए, कैलीग्राफी में शुरुआत करना चाहिए। तो फिर हमने अप्रैल में 2017 अप्रैल में उसका अक्षरायन का पहला क्लासेस चालू किया हमने। और सर अभी हाल ही में अक्षरायन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, क्योंकि 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी ओर से किया गया था। उस बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, हमने ये इवेंट 20 तारीख को किया था। 64 बाय 4 फीट का एक कैनवास है। कैनवास पे हमने श्री रामायण पूरा कंप्लीट, जो रामायण है उसको एक श्लोक में, उसका एक श्लोक है, तो वो पूरा एक श्लोक में ही पूरा रामायण आता है। तो वो हमने कैलीग्राफी किया था बी.आर.ए. मुंडले स्कूल के साथ। उन्होंने उनके ग्राउंड में हमने किया था, और काफ़ी सारे अच्छे लोग भी आए थे, मतलब मैंने बड़े लोग भी आए थे उसमें देखने के लिए। स्टूडेंट्स थे, अंध महाविद्यालय के स्टूडेंट भी थे, और हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे। मतलब मैंने पूरा दिन का वो इवेंट था। जो उसकी खासियत ऐसी कि वो जो कैनवास है, तो वो यानी अयोध्या के लिए हम भेज रहे हैं। अच्छा। अयोध्या जाने वाला है वो कैनवास। और विष्णु जी है हमारे शेफ नागपुर के, जो विष्णु मनोहर है, उनका एक वहाँ पे एक रिकॉर्ड है, 7000 किलो की वो यानी शीरा का प्रसाद कर रहे हैं। तो उनके साथ वो कैनवास जा रहा है, वो खुद लेके जा रहा है हमारा कैनवास। ये कितनी बड़ी गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी यहाँ से, जी नागपुर से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो अयोध्या में रामलला के बिल्कुल जा रहा है, और मतलब हर किसी के लिए ये बिल्कुल अद्भुत क्षण है। हाँ जी जी। सर मतलब जब आपने इस चीज के बारे में सोचा कि मुझे क्रिएटिव चीजों में ही अपना फ्यूचर देखना है, तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि आर्ट एज एन पैशन ठीक है, बट उसे जब प्रोफेशन चुनने के लिए जाते हैं तो
कई लोग कहते हैं कि ये गलत राह चुन रहे हो जी। आप, और घर की ओर से भी इतना सपोर्ट नहीं दिया जाता है, जी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आधे लोग थे जो मेरे इसमें यानी फेवर में नहीं थे, लेकिन मेरे घर के जो लोग हैं, मतलब मेरे पिताजी, मेरे दीदी वगैरह सब, मम्मी, उनको ऐसा कहना था कि नहीं, ये बचपन से ही इसमें है तो इसी में जाना चाहिए, तो और वो ये जाएगा, क्योंकि दूसरा तो कुछ ये करेगा नहीं, पढ़ाई में मैं इतना खास नहीं था। और मुझे भी पता नहीं था कि यानी दूसरा कुछ अगर कोर्स मैं लूँ तो उसमें मैं सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा ड्राइंग एक पैशन था शुरू से, इसलिए मैं आज तक यहाँ पे और अच्छे से कर रहा हूँ ये काम। कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपने सोचा कि मैंने गलत राह चुन ली? कभी लाइफ में ऐसा लगा आपको? नहीं, मेरा एक गलत उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा, रहा मेरी एकदम सही है। मैंने पूना छोड़ना ये मेरा गलत डिसीजन था। अच्छा। लेकिन आज अगर मैं उस समय यहाँ नहीं आता था तो आज उसका नाम हो सकता है कुछ अलग लेवल में रहा होगा। सर, आपने अब तक कई सारी नायाब, मैं कह सकती हूँ, बहुत ही अच्छा आपका क्रिएशन रहा है जी। और उन्हीं में से एक विजयामृत के बारे में काफी चर्चा हुई है जी। इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, और कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई कि मुझे ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए? आपने विजयामृत का अगर जिक्र किया है तो ये विजयामृत मेरे सामने ही है। तो इसमें ऐसे कि ये मेरे फ्रेंड है जिनके लिए मैंने ये किया है। मिस्टर विजय जथे, जो नागपुर के काफ़ी एक फेमस पर्सनालिटी है, तो उनका बर्थडे पे, और ये वो है ना खुद पोएट है। अच्छा। वो रोज एक कविता लिखते हैं। अच्छा। वो है डेली उनका रूटीन है। तो उनकी कविता मैंने डाउनलोड करके उन्हीं को ये उनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। जी जी। ऐसे मेरे ख्याल से 50 है इसमें, 50 के आसपास है, और ये पूरा हैंड रिटन है। अगर आप और देखेंगे विजयामृत की खास बात ये है कि इसमें हर पन्ने पर आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, मतलब हर स्टाइल जो है वो काफी डिफरेंट है अपने आप में, हर पेज जो है इसका यूनिक है। सर, आपने अब तक बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिक चीजें बनाई, और इसी का एक ना बहुत चुनिंदा उदाहरण मेरे साथ भी है यहाँ पर, जो सर में बहुत ही प्यारी चीज जो है, ये ओरिजिनल वुडन ब्लॉक है, जी। I'm not wrong, सर। बाम्बू है, ओरिजिनल बाम्बू है, और इस पर सर ने कैलीग्राफी की है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है। सर, इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। ये जब मैंने बाम्बू देखा इसको, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने सोचा इस पे कुछ यानी कुछ किया जाए। तो ऐसे सोचते सोचते फिर ऐसे ध्यान में आया कि चलो इस पे हनुमान चालीसा लिखते हैं, और मैंने लिख भी डाला। मतलब तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हाँ, तो लेकिन कंटिन्यू में हो गए, एक ही सिटिंग में हो गए पूरा। हाँ, एक ही सिटिंग में हो गया था ये। अगर किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत सुंदर है, और काफी हेवी है ये। ओरिजिनल बाम्बू है। प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है, नौकरी देखकर तो शादियां होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पर लिखा है, और बेहद ही अलग अंदाज में से सर की ओर से लिखा गया है। सर, ये जो बुक आपने इसमें लिखा है, इसमें हर पन्ने पर कुछ नया देखने को मिलता है। इसके बारे में क्या बताएंगे? अब जैसे आप कह रहे थे कि ये जो कोट्स है, तो इसमें जो वर्ड्स को जो मैंने प्रेफरेंस दिया है, कौन सा शब्द बड़ा करना चाहिए, कौन सा छोटा करना चाहिए, तो अभी आप देखेंगे तो इसमें ओवरलैपिंग भी हुआ है। तो कैलीग्राफर का वही एक होता है कि जब आपका जो कहना है, तो आप बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से और कम से कम इसमें इफेक्टिवली कहा जाए, यानी विजुअली, जैसे कि आपको ये देखते बराबर ही अच्छा लगता है। और इसमें सबसे पहले प्यार और नौकरी। हाँ, तो वही तो सबसे मेन है। वही तो सबसे मेन है। और फिर बाद में ये जो व्हाइट में मैंने लिखा है, ये भी कम इम्पोर्टेंस नहीं है इसको। तो नेचुरली वो होता है, मतलब वो लिखना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए आपके काम में। हर पन्ने में देखिए आप, हर पन्ने पर जी एक कुछ ना कुछ अलग चीज देखने को बिल्कुल है। सिर्फ कैसे सोचा आपने इसके बारे में, मतलब कहाँ से आइडिया आया कि ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं? ये तो
चलते ही रहता है। मतलब आज क्या करना है, कल नया करना है, आज क्या करना है, तो ऐसे वो चालू रहता है दिमाग में कुछ ना तो कुछ। ये वन सिटिंग वाला ही प्रोसेस? हाँ, ये वन सिटिंग वाला होता है। अच्छा। मतलब इसमें सभी वन सिटिंग नहीं हुए, एक दो का मैं एक ही दिन में कर लेता हूँ। तो टोटल पूरी दिन कितने दिनों में कंप्लीट हो गई पूरी? ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कभी भी कर कभी सकते, भी। 1 महीना भी लग सकता है या फिर 1 वीक में भी होता है अच्छा। ऐसा। सर, आपकी हर कलाकारी में कुछ ना कुछ यूनिक चीज होती जी। है, और अब मेरे हाथ में ये जो एक है, इसमें ड्राई स्ट्रोक आपने किया और बैलेंसिंग की, जी, इसके जी। बारे में जानना चाहते हैं। इसमें ऐसा है कि आपका इसमें सबसे ध्यान में दिया जाता है कि बैकग्राउंड क्या है। ओके। ब्लैक बैकग्राउंड पे उठेगा क्या, तो वाइट कलर, वो जो कॉन्ट्रास्ट, इसमें ग्रे भी है, वाइट भी है। अच्छा। हाईलाइटिंग जैसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं आप, तो इसमें रेड सबसे ज़्यादा उठ रहा है, फिर बाद में ये जो गोल्डन है, हाँ। और ये ग्रे कलर भी अपने आप में एक कलर अपना एक इम्पोर्टेंस है इसमें, और वो जो मैसेज है वो क्लियर हो रहा है इससे। जी, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो टेक्सचर है, इसमें रोलिंग यानी रोलर से किया हुआ है ये। तो रोल में कैसे स्पंज रोल में जैसे वो कलर बीच बीच में वो छोड़ता है, तो जिसका जो टेक्सचर, इसकी जो ब्यूटी है ना, ये बहुत ही सुंदर तरीके से ये उठ के आई है। फिर उसको मैंने और कैची करने के लिए फिर ये कलर दिया है, ताकि आप मतलब ये भी दिखता है और ये भी दिखता है, किसी का इम्पोर्टेंस नहीं गया है। और एक है ये देखिए, ये टोटल बैलेंसिंग है अच्छा। डिज़ाइन। इसमें वाइट स्पेस का ज़्यादा यूज़ किया है, जिसमें और इम्पोर्टेंस देने के लिए गोल्डन स्ट्रिप डाली है, ताकि कुछ यानी सिमिलर ना लगे इसके लिए। सर, आज की युवा पीढ़ी में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये कैलीग्राफी का आर्ट सीखना है, बट उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। और आज के एआई वाले ज़माने में ये कैलीग्राफी जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जी। इस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे आप जो है हमारी युवा पीढ़ी को एक मैसेज देंगे। ऐसा है कि आज लड़के एआई पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे, मतलब धीरे धीरे अभी चल रहा है, और कंप्यूटर पे वगैरह सब कर रहे हैं। डिजिटली कैलीग्राफी पे ज़रा ज़्यादा ध्यान है, लेकिन डिजिटली अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हाथ से कैलीग्राफी होती है उसकी मज़ा कुछ और है। तो मेरा ऐसा ही कहना है कि आप रोज़ कम से कम एक पेज कैलीग्राफी करें, रोज़ कम से कम करें, ताकि आपका जो यानी जो प्रैक्टिस है उसका जो फील रहता है, जो पेपर का जो फील रहता है, इंक का जो फील रहता है, उसकी एक मज़ा अलग है। और उसके जो स्ट्रोक्स आते हैं, जैसे डिजिटल में आना तो आजकल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं डिजिटल को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी मज़ा अलग है आज भी। हाँ, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है उसके लिए। जो चीजें हैंड रिटन होती है वो ऑब्वियसली बहुत बिल्कुल, अच्छी होती है, और उसके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू होना जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और सर, आप कई वर्कशॉप्स भी लेते हैं, जी, इस जी। बारे में भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वर्कशॉप तो हमने अम्ब्रेला वर्कशॉप से शुरू किया था। Okay. जैसे कि हमारा ज़्यादातर वर्कशॉप होते हैं विष्णु जी की रसोई में, जो रामदासपेट में बजाज नगर में है। तो विष्णु जी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है आज तक, करती है, खुद जो एक हमारे artistic है। जी आर्टिस्ट ही है वो। तो उनका काफ़ी सारा सपोर्ट रहता है हमको। हमने कम से कम ऑलमोस्ट आज तक 45-50 के आसपास वर्कशॉप्स किए हैं। अम्ब्रेला उसमें से सबसे ज़्यादा है। बाद में हमने स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में भी किए हैं, भवंस में किए हैं, और नागपुर मेट्रो के साथ भी किया है, जो पेपर रोल कैलीग्राफी जिसको कहते हैं। बाद में अभी रिसेंटली हमने किया था सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए। मेरे ख्याल से 65 के आसपास उनके लिए किया था हमने। उस दिन का एक स्पेशल ऐसे मैं बताऊंगा कि उस दिन हमको लगा ही नहीं कि हम लोग जेल में हैं। मतलब जेल के नाम से खौफ खाते, लेकिन उन्होंने इतना एंजॉय किया है। अच्छा। ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था, जो हमारे लिए भी पहला था। और उस दिन तो पूरा दिन कैसे निकल गया हमको समझ में ही नहीं आया। सर, आर्ट का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा हाँ, होता है ऐसा कि होता है कि मतलब किसी भी सीरियस चीज को बहुत अच्छे जी से जी किया जी जा जी सकता बिल्कुल है। बिल्कुल जी हाँ बहुत कुछ किया है। मतलब हमने वर्कशॉप्स में तो, और महाराष्ट्र टाइम्स के भी साथ उनके साथ भी किया है, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए हैं।
सर अगर ऐसे ही किसी को आपसे जुड़ना हो जी। और वर्कशॉप आपके अटेंड करनी हो या फिर अक्षरायन के साथ जुड़ना हो तो जी, जी। उसके लिए क्या प्रोसीजर होगी, क्या बताएं? वर्कशॉप्स के लिए या फिर आपको अगर सीखना है कैलीग्राफी, प्रॉपर प्रोफेशनली कैलीग्राफी सीखना है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे क्लासेस चलते हैं विष्णु जी की रसोई में मंडे टू फ्राइडे, जो अभी क्लासेस शुरू हो गए कुछ दिनों में। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आपने आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको और क्रिएटिव करती है। बच्चों को तो ज़्यादा काम में आता है क्योंकि आजकल उनको स्कूल में प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, तो स्कूल के प्रोजेक्ट्स में ये काफ़ी सारे काम में आता है। और आप आजकल तो कंपलसरी हो रहा है, कुछ स्कूलों में तो कंपलसरी हो रहा है कि कैलीग्राफी। कभी भी सीखा हुआ कभी भी हाँ, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो आ वही ही जाता है। जरूरी नहीं आप इसी लाइन में आने का है, तो आप कुछ भी बन सकते हो लाइफ में, कुछ भी बनो, तो ये सीखा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। सर क्योंकि ये वर्कशॉप कंडक्ट करना आसान चीज है, मतलब नहीं, इसमें बिल्कुल आपको नहीं। अच्छा खासा मैन पावर लगता ही होगा। बिल्कुल। तो इसमें कितने लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, क्या बताएंगे आप? इसमें ऐसा है कि जो वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इसकी तैयारी कम से कम 8 दिन पहले शुरू हो जाती है। उसमें सबसे मेन रोल है मेरे वाइफ का, जो सब कुछ वही, मतलब वो जो प्रिपरेशन रहता है, सोचते तो हम लोग हैं लेकिन प्रिपरेशन वही करती है। फिर बाद में मेरे एक फ्रेंड है संजय वानखड़े, और गौड़ी सर है, एक महेश राव है एक, और एक संजीव मेंढे है, और एक प्रियंका करके है, जो ऐसे एक हमारी टीम है जो काफ़ी सालों से हम लोग कर रहे हैं। उनके सिवा तो मतलब हम लोग जो करते हैं ना, तो इनके सिवा तो पॉसिबल ही नहीं है। करता सपोर्ट अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आज आपके साथ ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और कई ढेर सारी चीज़ें जो है वो आपसे जानने के लिए मिली। कैलीग्राफी के बारे में कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स हमें अभी देख रहे होंगे, हमारे आर्टिकल मैगजीन के जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें भी कई नई चीज़ें आज जानने के लिए मिली होगी। और इसके लिए दिल से पूरे आर्टिकल मैगजीन की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So this was an amazing episode of Article Magazine, जहां हमने आज बात की renowned calligrapher राजीव चौधरी सर से। कई ढेर सारी चीजें हमने जानी और देखा कि उनकी नायाब कलाकारी कितनी ज्यादा उम्दा है। ऐसे ही तमाम वीडियो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आर्टिकल मैगजीन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। Article, art, culture, tradition.